हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। जिन बच्चों ने लिया होगा और उनका मेजर पेपर होगा तो उनके सिलेबस में मेंशन है चीन की सभ्यता, यानी कि वर्ल्ड सिविलाइजेशन जो आपका जो सिलेबस है उसी में चीन की सभ्यता आपको पढ़नी है। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर चीन की सभ्यता उभरी कहाँ, इसके क्षेत्र को देखेंगे, उन तमाम चीज़ों को, भौगोलिक स्थिति, इसकी सामाजिक स्थिति, धार्मिक और राजनीतिक और आर्थिक, इन तमाम चीज़ों को हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से देखेंगे, ताकि जो आपके इससे संबंधित प्रश्न बनेंगे ना उसको आप करके आएँ और आसानी से उसके उत्तर भी ठीक ठाक लिख दें। ठीक है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को हम बना रहे हैं और इसको कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। तो चलिए बिना विलम्ब किए चीज़ों को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो देखिए, चीन की सभ्यता, नाम से ही पता चल रहा है चीन, यानी कि चीन देश जो है भारत के उत्तर में, आप देखिएगा हिमालय पर्वत के जस्ट ऊपर, तो उधर देखिएगा मैप में आपको दिखेगा कि चीन की मतलब एक चीन देश है, वहीं पे ये सभ्यता उभरी थी। उस समय एक नदी थी हुआंग हो और यांगटीसी नदी, और एक पीली नदी भी है। तो आप देखिएगा नाम मिलता है कि पीली नदी, हुआंग हो नदी और यांगटीसी नदी। आपको जो भी दिखे और आपसे पूछ दे कि चीन की सभ्यता किस नदी के किनारे उभरी थी, तो इन तीनों नदी में जो आपको मिले उसको सही कर दीजिएगा। ठीक है, और तीनों मिलता है तो तीनों ही सही हो जाएगा। लेकिन हुआंग हो नदी जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दी गई है और सब जगह इसके बारे में चर्चाएँ हैं कि हुआंग हो नदी के किनारे ये चीन की सभ्यता उभरी थी। और ये सभ्यता कब उभरी, तो इसको समझिए 1700 ईसा पूर्व के आसपास ये उभरी थी, यानी कि 1700 ईसा पूर्व में विश्व की कई एक सभ्यताएं उभरी थी, जो कि आपने देखा होगा। जैसे हिंदुस्तान में कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता, नील नदी के तट पर कौन, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला और फरात में जो कि इराक में उभरी थी, ये दो नदियों के किनारे, दजला फरात के किनारे। और इसी तरह चीन की सभ्यता भी नदियों के किनारे उभरी थी। पहली चीज़ें ये समझिए, कोई भी सभ्यता अगर नदियों के किनारे उभरती है तो उसके पीछे का कारण क्या है। तो देखिए, ये इसलिए हर वीडियो में हम बता दे रहे हैं, जो कि आपने पहले भी अगर हमारा वर्ल्ड का जो हम सेशन को शुरू किए हैं वर्ल्ड सिविलाइजेशन, उसको देखे होंगे तो वहाँ भी इसकी चर्चा किए थे। और यहाँ भी इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में हो, ये चीज़ें रहे और आप समझ सकें। तो देखिए, कोई भी सभ्यता नदियों के किनारे इसलिए उभरी ना, शुरू में कहा जाता है कि ये जो पृथ्वी थी ना, ये बहुत गर्म थी, हर जगह जो है ना अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी, अच्छी चीज़ें नहीं थी, और मतलब बहुत ही बर्फीला जगह था ये, पूरा का पूरा पृथ्वी जो था वो गर्म था। धीरे धीरे ठंडा हुआ तो उसके बाद क्या होता है कि लोग जो है ना इधर उधर भटकने लगे। और हर एक इंसान की, आप जानते हैं, ज़रूरतें ये होती है कि जल की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे यहाँ पे परिवर्तन हुआ, यहाँ के एटमॉस्फेयर में परिवर्तन हुआ, तो लोग धीरे धीरे नदियों की तरफ गए, यानी जहाँ उनको जल दिखा उसके निकट गए। जल के निकट इसलिए जाने का रीज़न ये था कि उनको जल तो ज़रूरी था ही, उसके पास जो पशु पक्षी होते थे उनके लिए भी जल की आवश्यकता थी। उसके बाद उस समय तक आते आते देखिएगा कृषि कार्य भी ये लोग करने लगे थे, यानी कि कृषि में भी इनका विकास हो चुका था, कृषि विकास। तो इस वजह से ये लोग, जानते हैं आप कि कृषि कार्य के लिए ये आवश्यक है कि पानी, पानी रहेगा तभी तो उसकी सिंचाई की जाएगी। इसीलिए ये लोग, जो भी सभ्यताएं उभरी है प्राचीन विश्व में, तो देखिएगा वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी के किनारे उभरी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आप देखिए तो वो सिंधु नदी के तट पर उभरी है। दोनों तरफ देखिएगा आप, सिंधु के दोनों बाएं और दाएं दोनों तरफ ही ये सभ्यताएं उभरी थी। उसी तरह मेसोपोटामिया का हमने पहले बताया कि हुआंग हो, माफ़ कीजिएगा, दजला और फरात। फिर देखिएगा कि मिस्र की सभ्यता, वह भी देखिए नील नदी के किनारे। ठीक वैसे ही चीन की सभ्यता भी हुआंग हो और यांगटीसी नदी के किनारे उभरी थी। तो ये दोनों ही बातें याद रखिएगा कि चीन या भी कोई भी सभ्यता आपसे पूछ दे कि ये नदियों के किनारे क्यों उभरी, तो इसमें तो यही रीजन दे दीजिएगा। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग मुद्दों पे आए, यानी कि चीन की सभ्यता को देखें। तो आप जानते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति जो है, ये चीन जो आप देखिएगा, मैप आप देख लीजिए एक बार, एटलस अपने पास जरूर रखिए, वहाँ पे देखिए कि चीन कहाँ पे है। तो भारत के जस्ट उत्तर में देखिएगा हिमालय पर्वत रेंज है, उसके ऊपर में चीन ही मिलता है। हमारा बॉर्डर भी लगता है चीन के साथ, आप जानते हैं। तो वहाँ पे देखिएगा चीन की सभ्यता वहीं पर उभरी थी। इस सभ्यता का विकास उत्तरी चीन के हुआंगहो नदी के किनारे हुआ था, ये भी ध्यान में रखना है। और ये 1700 ईसा पूर्व के आसपास ये सभ्यता उभरी थी। हुआंगहो नदी जो है ना लगातार अपनी रास्ता बदलती रहती थी, यानी कि इस नदी के साथ एक दिक्कत ये था ना, ये लगातार
हर साल दिखते तो ये अपनी रास्ता बदल देती थी, यानी कि कभी इधर बह रही है तो कभी ये इधर बहने लगती थी, कभी इधर बहने लगती थी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना, इसके निकट के जो भी शहर या नगर होते थे ना, वो ध्वस्त हो जाते थे, यानी बह जाता था या फिर बर्बाद हो जाता था। इसी वजह से इसको चीन का शौक बोला जाता था, यानी हुआंगहो नदी को चीन का शोक बोला जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है, यानी कि बिहार के लिए ये बहुत ही बड़ी आपदा बन जाती है एक समय जब बाढ़ वगैरह आती है। तो उसी तरह चीन में ये हुआंगहो नदी जो है ना, उस समय बहुत बड़ी आपदा का कारण बन जाती थी, इसीलिए इसको शोक बोला जाता था। तो इतनी चीज़ें इस स्लाइड से रिलेटेड याद रखेंगे। उसके बाद देखिए चीन में प्रमुख राजवंश, यानी कि ये जो प्राचीन चीन आप पढ़ रहे हैं, यानी चीन की सभ्यता जो पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कई एक राजवंशों का उदय हुआ। तो उसमें एक था सांग राजवंश, जिसका डेट आप जरूर ध्यान में रखेंगे, एक आउट फिगर आपके दिमाग में होनी चाहिए। 1700 से 1027 ईसा पूर्व, ये कई किताबों में मिला है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से चलिएगा, ओल्ड एनसीईआरटी, तो ये बोलती है 1265 से 1122 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, सांग राजवंश। उसके बाद चाऊ राजवंश जो है 1027 से 256 ईसा पूर्व तक। फिर देखिए किंग राजवंश जो है 256 से कब तक, तो 256 से 206 ईसा पूर्व तक। उसके बाद हान राजवंश 206 से 220 ईस्वी। उसके बाद देखिएगा तांग राजवंश 618 से 850 ईस्वी। देखिए ये डेट आपको याद रखने हैं इन राजवंश से रिलेटेड, और इनके बारे में जो जो मेन है ना, तो उनको अब हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। जैसे सांग राजवंश देखिएगा, तो इसके डेट को पहले याद रखिएगा, मेंशन रखिएगा अपने दिमाग में कि इनका राजवंश 1700 से 1027 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये चीन की सबसे प्राचीन राजवंश है। सांग जनजाति जो होती थी ना, वही जनजाति के लोगों के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। उस जनजाति, देखिए कोई भी जनजाति है उसका एक ना कोई प्रमुख हो जाता है, यानी कि वो अपने में से ही किसी व्यक्ति को अपना मुखिया चुन लेते थे। तो ठीक वैसे ही सांग जनजाति के लोग जो थे, उन्होंने अपने में से ही एक व्यक्ति को अपना मुखिया चुन लिया, और वो उनका नाम होता था तांग। ठीक है, उनका नाम था तांग। यही जो है ना, इस सांग राजवंश का स्थापना किया था कौन, तो तांग। ठीक है, तांग और सांग ये ध्यान रख लीजिए बस, सांग राजवंश तांग के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस राजवंश की राजधानी जो थी ना, वो थी, जो कि शाडोंग जो प्रांत है चीन में, उसी के बगल में ये बो थी राजधानी, ये नगर था। इसी को राजधानी इसने बनाया था, किसने, तांग ने। ठीक है, जो कि सांग राजवंश का संस्थापक था। यह राजवंश जो है ना, चीन के उत्तरी भाग में स्थित था, यानी चाइना आप देखिएगा उसके मैप को, तो ये देखिए उसके उत्तर के हिस्से में ये राजवंश उभरी थी, और पीली नदी के किनारे ये उभरी थी। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, आपको कहीं भी दिखे हुआंगहो हो, यांगटीसी हो या पीली नदी, तो आप समझ जाइएगा कि ये चीन से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप इस बात को थोड़ा जहन में जरूर रखेंगे। सांग राजवंश के लोग जो थे ना, वो कृषि और पशुपालन का कार्य करते थे, यानी इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। और जानते हैं कोई भी प्राचीन सभ्यता पढ़िएगा ना, तो वहाँ पे देखिएगा कि वो लोग ज़्यादातर कृषि कार्य ही करते थे। ठीक है, तो वैसे ही ये जो है सांग राजवंश, इस राजवंश के लोग भी जो भी होते थे ना, वो कृषि और पशुपालन का ही कार्य करते थे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखनी है। इस राजवंश के समय में सामाजिक स्थिति जो देखा जाए अगर, तो समाज भी कई एक वर्गों में विभाजित था। जैसे पहला वर्ग होता था शासक का, यानी जो कि रूल कर रहा हो उसका। दूसरा वर्ग होता था धनी वर्ग, यानी कि वो एलिट क्लास जिसको बोलते हैं, रईस लोग जो होते थे वो होते थे। तीसरा वर्ग किसान का होता था, फिर सर्फ होता था, और दास वर्ग के लोग आते थे, यानी सबसे निम्न स्थिति दासों की होती थी उस समय के समाज में भी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखेंगे कि ये जो सांग राजवंश है, इसकी स्थापना तांग के द्वारा की गई थी। और उसके बाद देखिए बो इसकी राजधानी थी। बो है, देखिए ये बो, यही इसकी राजधानी थी, जो कि शाडोंग प्रांत में पड़ता है, वही इसकी राजधानी बना दी गई। और इस राजवंश के लोग जो है ना, उन्होंने, मतलब ये जो राजवंश है और यहाँ के जो लोग हैं, वो कृषि और पशुपालन का कार्य मुख्य रूप से करते थे। उसके बाद इसमें ये बात ध्यान में रखिएगा कि इस राजवंश के अंतर्गत जो जो लोग आते थे, उसमें शासक वर्ग था, कुलीन वर्ग के लोग थे, जो धनी वर्ग या रईस वर्ग आपको मिलेगा वो लोग थे। उसके बाद कृषक वर्ग यानी किसान लोग थे। उसके बाद देखिए सर्फ और दास लोग आते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए 11वीं शताब्दी आते आते इस राजवंश का पतन हो गया और नए राजवंश की स्थापना हुई, यानी कि एक नया राजवंश चीन में उभरा। तो अब देखिए उसको देख लेते हैं। सांग राजवंश के बाद हम लोग चाऊ राजवंश को देखेंगे, जो कि 1027 से 256 ईसा पूर्व तक शासन तंत्र इनका चलता रहा, और इनका उदय जो है सांग राजवंश के पतन के बाद हुआ था। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखेंगे। इस राजवंश के राजा जो होते थे ना, वो काफ़ी शक्तिशाली होते थे। उसके बाद देखिए राजा जो है ना, वो तो
शासन करते थे। उसके अलावा उनको समर्थन यानी सपोर्ट करने वाला भी एक बॉडी होता था, प्रशासनिक इकाई, जिसमें कौन होता था, उसमें मंत्री लोग होते थे, उसके बाद अधिकारी लोग होते थे, कर्मचारी लोग होते थे और अन्य प्रशासनिक अधिकारी लोग होते थे जो राजा को अपने शासन तंत्र को चलाने में मदद करते थे। आप खुद ही सोचिए, भारत अभी है तो यहाँ पे जैसे राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति हेड होते हैं हमारे देश के, तो उनके अलावे जो भी भारत में जो भी अन्य जो प्रशासनिक बॉडी है, जैसे आईएएस हैं, आईपीएस हैं, फिर पुलिस फोर्स है, ये तमाम जो चीज़ें हैं ना, ये क्यों है, तो ये शासन तंत्र को चलाने के लिए। ठीक वैसे ही उस समय भी कई एक तरह की जो है ना बॉडीज थी, जैसे कि आप देखिए मंत्री थे, अधिकारी थे, कर्मचारी थे, ये सभी लोग जो है राजा को सपोर्ट करते थे, तभी वो शासन तंत्र को चला पाता था। ठीक है, उसके बाद देखिए एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, इस राजवंश के लोग जो थे ना वो सूर्य देवता और तारों की पूजा करते थे। यानी आपसे पूछेगा कि जो चाऊ राजवंश के लोग हैं वो किस देवी देवता का पूजा करते थे, या आपसे ये भी पूछे चीन की सभ्यता में लोग किस देवी देवता की पूजा करते थे, तो सूर्य और तारा, इसका तो याद रख लीजिएगा जरूर ध्यान से। ठीक है, तो नहीं कुछ रहे तो ये दोनों याद रखेंगे। ठीक, लगभग 221 ईसा पूर्व आते आते इस राजवंश का भी पतन हो गया और ठीक इसके पतन के बाद एक नए राजवंश का उभरना हुआ, जो कि नया राजवंश कौन था, तो किन राजवंश था। अब चलिए किन राजवंश को देखते हैं कि किन राजवंश के अंतर्गत कौन कौन से मतलब व्यवस्थाएं हुई और कौन कौन से परिवर्तन हुए, उन चीज़ों को अब समझते हैं। ठीक है, तो किन राजवंश जो है इसका शासनकाल जो है वो 256 से 206 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये चाऊ राजवंश के पतन के बाद उभर के आया था, इस इंट्रोडक्शन को ध्यान में रखिएगा। यह राजवंश जो है ना 256 ईसा पूर्व जो है सत्ता में आया था। ठीक, किन राजवंश के पहले शासक जो थे ना, उन्होंने क्या किया था, जो चीन है ना उसको एकीकृत यानी कि एक साथ बांधने का प्रयोग किया या प्रयास किया। ठीक है, जैसे मान लीजिए चीन छोटे छोटे राजवंशों में उभरा हुआ था यानी बटा हुआ था, उसको इन्होंने क्या किया, किन राजवंश के लोगों ने उसको एक साथ मतलब बांधने का प्रयास किया, यानी कि उन सभी जो छोटे छोटे राजवंश जो स्वतंत्र क्षेत्र थे ना उस पर भी अधिकार करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया था। तो पहली बातें ये याद रखिएगा कि किस राजवंश के शासकों ने, आपसे क्वेश्चन पूछे किस राजवंश के शासकों ने चीन की सभ्यता में सबसे पहली बार वहाँ के लोगों को या वहाँ के क्षेत्रों को संगठित करने का प्रयास किया, तो ये याद रखेंगे किन राजवंश के शासकों ने। और ये राजवंश कब से कब तक चला था, 256 से 206 ईसा पूर्व तक चला था। इसके एक शासक का नाम याद रखिएगा, सी हुआंगडी। सी हुआंगडी एक शासक हुए जिन्होंने क्या किया, इस राजवंश के लोगों को एक संगठन के रूप में यानी संगठित करने का प्रयास किया। लेकिन इनके पतन के यानी इनकी जब मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो इस राजवंश का पतन शुरू हो जाता है। यानी उसके बाद देखिएगा जितने शासक होंगे ना यहाँ पे सब के सब कमज़ोर होते हैं, जिसके वजह कर उनके बारे में आपको ज़्यादा जानने की भी ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा दरकार भी नहीं है, आपसे क्वेश्चन भी उस तरह नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा। हुआंगडी जो है वो सी हुआंगडी जो कि चीन के शासक थे किन राजवंश के, इन्होंने बहुत ज़्यादा संगठित करने का प्रयास किया था अपने शासन तंत्र को यानी शासन को या अपने राज्य को। लेकिन ये इनके पतन के बाद यानी इनकी मृत्यु के बाद ये राजवंश पतन की ओर चलता बनता है और इसका भी पतन हो जाता है। इसी राजवंश के समय में देखिएगा चीन में महान दीवार का निर्माण हुआ। आप जानते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो कि आप जानते होंगे विश्व का सबसे लंबा वॉल के रूप में जाना जाता है, जिसका निर्माण इसी राजवंश के लोगों के शासकों के द्वारा कराया गया था, किन राजवंश के लोगों के द्वारा। ठीक है, तो महान दीवार का निर्माण कब हुआ था आपसे पूछेगा, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, किन राजवंश के समय में। ठीक है, और ये कहाँ है, तो ये चाइना में है। ठीक, इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है इनसे रिलेटेड। अब आ जाइए अगला जो राजवंश है, हान राजवंश। तो हान राजवंश को इस तरह याद रखेंगे, इस राजवंश का जो कार्यकाल है वो 206 से 206 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ और 220 ईस्वी तक ये चला था। ईसा पूर्व और ईस्वी दोनों ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ईसा पूर्व होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईस्वी जो है उनके जन्म के बाद जोड़ा जाता है। ठीक, जो कि आप जानते होंगे, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ाया भी था। तो हान राजवंश की स्थापना जो है ना किन राजवंश के पतन के बाद हुआ था, इस बात को ध्यान में रखनी है। इस राजवंश के शासक जो हुए ना अपने राज्य में शांति व्यवस्था को बनाए रखने का बहुत प्रयास किए और उन्होंने शांति बनाए भी रखा। ठीक है, उसके बाद इस राजवंश के शासकों के द्वारा अपने राज्य में
क्या किया गया, इसका विस्तार भी किया गया। यानी ऐसा नहीं है कि केवल शांति ही, बल्कि इन्होंने अपने राज्य को विस्तृत करने का भी प्रयास किया। यानी इनके समय में जो छोटे मोटे क्षेत्र थे, जो स्वतंत्र थे, उस पर भी इन्होंने अधिकार किया और उस पर भी अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया था। बढ़ती जनसंख्या और निर्बल उत्तराधिकारी के कारण भी यह राजवंश भी पतन की ओर अग्रसर हो जाता है और अंततः 220 ईसा पूर्व आते आते इस राजवंश की भी मतलब वही स्थिति होती है जो पिछले राजवंशों की हुई थी, यानी यह भी पतन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इस राजवंश से रिलेटेड या चीन की सभ्यता से रिलेटेड एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आपसे पूछेगा किस राजवंश के समय, यानी चीन के किस राजवंश के समय में कागज का निर्माण हुआ, तो आप याद रखिएगा हान राजवंश के समय। ठीक है, इसी राजवंश के समय में चीन में कागज का निर्माण हुआ, जो कि आपको पता होगा कि चीन ही पहला देश है जहाँ पे कागज का निर्माण हुआ था। ठीक, उसके बाद इसी राजवंश के समय दिशा सूचक यंत्र का भी निर्माण हुआ था। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे जो बोले ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यानी कि चीन में जो बड़ी दीवारें, महान दीवार जो निर्मित हुई, वो किसके समय हुई उसको याद रखिएगा। और हान राजवंश के बारे में ये याद रखिएगा, इसी राजवंश के समय में कागज का निर्माण हुआ और दिशा सूचक यंत्र बनाए गए। ठीक है, चीन में। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा, चूँकि यहाँ से डीप क्वेश्चन पूछेगा तो इसी तरह पूछेगा। अगर नहीं डीप पूछेगा तो ये पूछ देगा कि कागज का निर्माण विश्व के किस सभ्यता में सबसे पहली बार हुआ, तो आप याद रखिएगा चीन की सभ्यता में। ठीक, अब आ जाइए, इसके पॉलिटिकल हिस्ट्री को हमने देख लिया, यानी कि इतना ही इसके पॉलिटिकल हिस्ट्री को आपको पढ़ना है। प्राचीन चीन की सभ्यताओं में इतना ही पढ़ना है। ठीक है, इतना अगर आपको पता है तो आप यकीन मानिए आप पॉलिटिकली जो आपसे क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि चीन की सभ्यता की राजनीतिक स्थिति का वर्णन करें, तो इसको आप कर दीजिएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें अगर लिख देंगे तो बहुत है। उसके बाद आ जाइए अगले टॉपिक को हम लोग देख लें। तो यहाँ की सामाजिक स्थिति अब देखते हैं कि आखिर चीन की सभ्यता में, जो प्राचीन चीन है, वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो देखिए, समाज को पढ़ने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कोई भी विश्व की सभ्यता पढ़िएगा तो वहाँ का समाज लगभग एक जैसा ही था। किसी भी तरह का अंतर वहाँ नहीं दिखने को मिलता है। जैसे वहाँ पे पहले सर्वोपरि कौन होता था, राजा होता था, जो पहले भी हम बताए थे कि राजा के हाथ में सत्ता होती थी, राजा ही शासन तंत्र को चलाता था, राजा ही के ही नाम पे शासन चलता था। तो ठीक वैसे ही चीन की सभ्यता में भी वही चीज़ें थी, राजा ही शासन तंत्र को चलाता था, सैनिक प्रमुख वही होता था। और चीन की सभ्यता में जितनी भी भूमि है, यानी कि वहाँ के जितने भी क्षेत्र थे, उसका हेड कौन होता था, वो राजा होता था। कहा जाता था कि राजा के ही नाम से वहाँ के लोग जीते थे और उन्हीं की पूजा उपासना करते भी थे। इतनी चीज़ें याद रखेंगे राजा से रिलेटेड। उसके बाद दूसरा वर्ग जो होता था चीन में, वो कुलीन वर्ग होता था। कुलीन का मतलब होता है धनी या रईस वर्ग। रईस लोग वो होते थे ना जो कि राजा के बाद आते थे, जिसमें बहुत बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री, राजा का बेटा, परिवार वाला या सगा संबंधी, ये लोग आता था इसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए व्यापारी और दस्तकार। व्यापारी लोग वो होते थे जो कि व्यापार व्यवसाय करते थे, यानी कि चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य करते थे, तो ये व्यापारी कहलाते थे। दस्तकार का मतलब ये हुआ ना बच्चों, जो कि छोटे छोटे चीज़ों को बनाते थे, यानी कि जैसे कोई लकड़ी का मान लीजिए कि कोई किवाड़ बनाया, या कोई मान लीजिए कि घर में पलंग बना लिया, या हो सकता है कोई कुछ भी चीज़ें बना ली, या कोई टोकरी बनाता हो, ये सब क्या है, दस्तकार लोग होते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए किसान लोग आते थे। किसान का मतलब आप जानते हैं, खेती ये लोग करते थे, जैसे कि ज्वार, बाजरा, गेहूँ, ये सब की खेती ये लोग करते थे, चावल, ये सब वहाँ पे खेती होता था। तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अंतिम वर्ग जो होता था वो दासों का आता था। दास के बारे में आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि दास वे लोग होते थे जहाँ के राजा, यानी कि चीन का जो भी राजा होता था, मान लीजिए किसी क्षेत्र में युद्ध किया, वहाँ से लोगों को हरा दिया, तो वहाँ के कुछ लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले आता था, उसी को दास बुलाया जाता था। ठीक है, और इन दासों का मुख्य कार्य होता था राजा का सेवा करना। तो इस बात को भी ध्यान में रखनी है। तो चीन के जो समाज है ना, उसमें यही चीज़ें याद रखिएगा। राजा होता था पहला, दूसरा कुलीन वर्ग यानी कि धनी वर्ग, तीसरा व्यापारी, दस्तकार, किसान, और उसके बाद दास वर्ग। तो इतनी चीज़ें याद रखेंगे। जब आप आंसर लिखिएगा तो इसी तरह का मैप या डायग्राम बनाइएगा ऊपर नीचे, ताकि ये अच्छा भी लगेगा और आपको एक अच्छा नंबर भी मिलेगा। क्योंकि मैपिंग जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको बहुत अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अच्छा नंबर चाहिए तो मैपिंग करना सीखिए, और हम हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ मैपिंग के रूप में आपको डालते हैं। आप देख लीजिए पूरे यूट्यूब पे, कोई भी मैपिंग का आपको तरीका नहीं बताएगा, लेकिन हमारा हर एक वीडियो देखिएगा, उसमें मैपिंग कुछ ना कुछ हम बता ही देते हैं, ताकि आपको हर चीज़ सहूलियत लगे और आप चीज़ों को अच्छे से लिख सकें। ठीक है, अब आ जाइए अगली चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं कि आखिर अगला चीज़ क्या क्या है।
अब हम लोग देखते हैं चीन के लोग क्या पहनते थे, यानी कि कपड़ा उनका कैसा था, वो किस चीज़ का कपड़ा पहनते थे। तो ये सन का कपड़ा पहनते थे। देखिए आप आज भी गांव के अगर होंगे ना तो देखिए पटसन की खेती होती है। तो ये सन जो होता है ना, इसका एक पौधा होता था जो अभी भी होता है, उसको पानी में डाल दिया जाता है, उससे उसके रेशे निकाल लिए जाते हैं, उसी से बने हुए कपड़े बनाए जाते थे उस समय। ठीक है, वो फूल जाता है ना पौधा, तो उसके बाद उसके रेशे को अलग कर लिया जाता था और उसी से कपड़ों का निर्माण करते थे। तो ये सन से बने हुए कपड़े का मतलब पहनते थे। उसके बाद देखिए रेशम कपड़े का भी प्रयोग ये लोग करते थे। यानी रेशम जो आप जानते हैं, इससे मलमल का कपड़ा बनता है, जानते हैं, जो कि बहुत मुलायम होता है। तो इसका निर्माण भी ये लोग करते थे। रेशम एक कीड़ा होता है जो कि इसको छोड़ दिया जाता है पौधे पे, जिससे कि रेशम का कपड़ा का निर्माण ये लोग करना जानते थे उस समय, और उसी का मलमल का बना हुआ कपड़ा ये लोग यूज करते थे। उसके बाद देखिए ये लोग खाते पीते क्या थे, इनका आहार क्या था, तो ज्वार बाजरा जो जानते होंगे आप, ज्वार बाजरा ये एक खाने वाला पदार्थ होता है वो, उसके बाद चावल, ये लोग खाते पीते थे। ठीक है, इनका खान पान क्या था, यानी आपसे ध्यान में रखना है, पहनावा ओढ़ावा सन के कपड़े और उसके बाद रेशम कपड़े, ये दो तरह के कपड़े पहनते थे। उसके बाद इनका खान पान क्या था, तो ज्वार बाजरा और चावल ये सब खाते थे। इस लोगों का मकान कैसा होता था, यानी कि ये लोग कैसे घर में रहते थे, तो ये लोग जो है ना, मकान जो होता था वो मिट्टी का बना होता था। ये मिट्टी के बने घर में रहते थे और लकड़ी का प्रयोग उसमें होता था। लकड़ी के ही प्रयोग से उस मिट्टी के घर को बनाया जाता था। आज भी देखिएगा गाँव में जो भी मिट्टी का घर होता है ना, उसके ऊपर में जो कि छत के रूप में आप देखिएगा जो झोपड़ी के ऊपर, तो वो लकड़ी का ही प्रयोग होता है, ताकि वहाँ पे छप्पर जिसको बोलते हैं ना, वो रह सके और आसानी से वो लोग वहाँ पे रह सके, निवास कर सके। तो इसी तरह वहाँ के लोग भी लकड़ी का प्रयोग करते थे छप्पर को बनाने में, और यानी कि उनका जो मकान होता था वो मिट्टी और लकड़ी दोनों का बना होता था। और उसके बाद जानते हैं दीवार जो बनाते थे ना ये लोग, घर का दीवार, तो वो दीवार बनाते थे, चटाई होता है ना, चटाई के रूप में वो ले लेते थे और उसको दोनों तरफ से मिट्टी से लेप देते थे। ठीक है, यानी कि चटाई को, ये मान लीजिए चटाई है, इसके ऊपर मिट्टी से लेप लगा देते थे इसके दोनों तरफ। इसी तरह का ये लोग दीवार बनाते थे घर का। ठीक है, उसके बाद देखिए इस समय के लोग अपने मकान मिट्टी और लकड़ी से बनाते थे, और धनी लोग जो होता था ना, वो मकान चबूतरे पे बनाते थे। तो आप खुद सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, आपको हम बताएं हुआंगहो नदी जो है वो यहाँ का शोक कहा जाता है, यानी चीन की सभ्यता का शोक अगर पूछेगा कौन नदी को बोला जाता है, तो वो हुआंगहो नदी है, जो कि हमने पहले भी बताया आपको। तो देखिए ये लोग जो धनी लोग हैं, यानी कि जो रईस वर्ग के लोग हैं, वो क्यों आखिर चबूतरे पे घर को बनाते होंगे, थोड़ा सोचने की बात है। तो देखिए इसलिए बनाते थे ना बच्चों, चबूतरे पे घर अगर बना रहेगा, मान लीजिए ये चबूतरा है, ज़मीन से ऊपर है, तो इसके ऊपर घर बनेगा ना, तो जो बाढ़ आती थी ना, उससे ये लोग अपने घर को सुरक्षित कर सके। यानी मान लीजिए ज़मीन से आप ऊंचा करके अपना घर बनाइएगा, तो बाढ़ जब भी आएगा, छोटा मतलब थोड़ा बहुत बाढ़ आएगा तो उससे तो आप बच जाइएगा ना, बहुत ज़्यादा आएगा तो आप भी उड़ जाइएगा, यानी बाढ़े में बह जाइएगा। लेकिन अगर कम बाढ़ आएगा, यानी कि उसका फ्लो धीरे रहेगा, तो आप बच जाइएगा। तो इसी तरह से ये लोग अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चबूतरे पर अपना घर बनाते थे। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है, इलीट क्लास के लोग, यानी कि रईस लोग जो होते थे। उसके बाद आ जाइए इसकी आर्थिक स्थिति, यानी इस सभ्यता के लोगों की आर्थिक स्थिति क्या थी। तो देखिए कोई भी सभ्यता पढ़िएगा तो उसकी आर्थिक स्थिति में हमने पहले से आपको बता रखा है कि आपको कृषि पढ़ना है, उद्योग धंधा पढ़ना है। ठीक है, तो और पशुपालन पढ़ना है। तो आपको हम पहले भी बताए चीन की सभ्यता का मुख्य जो था आधार क्या था, कृषि है, पशुपालन है, यही था। तो कृषि में देखिए, कृषि में इनका मुख्य जो व्यवसाय था ना, वो ये लोग ज्वार और बाजरा, चावल, सन की खेती ये सब करते थे ये लोग कृषि के रूप में। यानी कि खेती ये लोग किसकी करते थे, तो ज्वार बाजरा चावल और सन, ये सन जो कि आपको बताए थे वह भी एक पौधा होता है जो कि खेती किया जाता है। आज भी किसान लोग उसकी खेती करते हैं, भारत में भी होती है उसकी खेती, जो कि जिसको पटसन भी बोलते हैं। तो ठीक वैसे ही इसका ये लोग खेती करते थे, और इसी से जो भी चीज़ें निकलती थी ना उसका यूज अपने जीवन में करते थे। ज्वार बाजरा ये सब तो ये लोग खाने पीने के लिए, चावल गेहूँ ये सब की खेती ये लोग इसीलिए करते थे ताकि इनको भोजन मिल सके। ठीक, उसका सन की खेती इसलिए करते थे ताकि ये कपड़ा निर्मित कर सके और उसका यूज कर सके अपने जीवन में। और इसके लिए देखिए सिंचाई की व्यवस्था, यानी खेती करेंगे तो उसको सिंचाई की भी तो ज़रूरत है, तो सिंचाई की भी व्यवस्था वहाँ पे उत्तम प्रबंध थी। वहाँ यांगटीसी और हुआंगहो नदी, ये दोनों याद रखिएगा, इन्हीं नदियों के किनारे नहर बनाकर ये लोग सिंचाई कार्य करते थे और अपने जो फसल है उसको सींचते थे ताकि अच्छा पैदावार हो सके। ठीक, इतनी चीज़ें याद रखेंगे इससे रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड। अब देखिए उद्योग,
उद्योग धंधे क्या थे वहाँ पे, तो देखिए कपड़ा उद्योग था। तो कपड़ा उद्योग में आपको बताया सन और उसका रेशम का कपड़ा ये लोग बनाते थे, तो ये याद रखिएगा कि कपड़ा ये लोग बनाते थे सन और रेशम का। उसके बाद देखिए बर्तन उद्योग, तो देखिए कोई भी सभ्यता है तो वहाँ पे बर्तन का यूज होगा ना, खाएंगे पिएंगे कैसे, ऐसे ही, ऐसे तो नहीं ना खाएंगे हाथ पे, तो बर्तन तो बनाते होंगे। तो ठीक वही ध्यान में रखिएगा कि ये लोग बर्तन भी बनाते थे, वो मिट्टी का बर्तन बनता था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना कि मिट्टी के बर्तन का यूज ये लोग खाना पीना बनाने में और खाना खाने में करते थे और अनाज को रखने में करते थे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। धातु उद्योग जैसे सोना चांदी ये सब धातु है, कांसा है, ये सब का यूज ये लोग करते थे। देखिए वहाँ पे सैनिक व्यवस्था भी था, यानी सेना का भी गठन किया गया था वहाँ पे चीन में, ठीक है। तो इन सेना के लिए कवच बनाया जाता था धातु का, जो कि कांसे का होता था। तो ये सभी सभ्यताएं जो भी आप पढ़ रहे हैं अभी ना, ये सब की सब ब्रॉन्ज एज की सभ्यता है, यानी कांस्य युगीन सभ्यता है। और इस दौर में जितनी भी सभ्यता की विशेषता थी ना, वो ये थी कि कांसे के ही चीज़ें बनती थी, यानी जो भी औजार बनेगा वो कांसा का ही होगा। तो ठीक वैसे ही इस सभ्यता में भी कांसे के औजार बनते थे, जैसे कि तीर धनुष ये बनते थे सेना के लिए। उसके बाद आप देखिएगा कि कांसे का वो एक तरह से आप बोलिए हसिया या कुल्हाड़ी के रूप में वो लोग बनाते थे ये लोग, ठीक है। तो यही सब हथियार ये लोग बनाते थे कांसे का, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि धातु उद्योग वहाँ पे बहुत विकसित रूप में था, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ के लोग कपड़े में वही चीज़ें हम बता दिए, धातु के बने औजार और बर्तन का निर्माण ये लोग करते थे। जो चीज़ें हम बताए वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, इसको देख लीजिए, आप ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए अगले जो मेन टॉपिक है या मेन जो बिंदु है उसको देख लीजिए कि प्राचीन चीन के लोग की धार्मिक विश्वास यानी धार्मिक आस्था उनकी कहाँ थी, जैसे धर्म उनका कैसा था, तो उसको ध्यान में रखिएगा। ये लोग जो है ना अपने पूर्वजों की पूजा करते थे। आपको हर एक सभ्यता में हम पढ़ाए थे कि देखिए पूर्वजों की पूजा हर एक सभ्यता में लोग करते थे। जैसे कि वहाँ की लोगों की ये मानसिकता थी, यानी चीन के लोगों की, कि उनके जो पूर्वज मरते थे ना, उनके साथ जो उनके द्वारा यूज किया गया सामान होता था ना, उसको भी दफना दिया जाता था उन्हीं के कब्र में, ठीक है। तो ये लोग यही चीज़ को अपनाते थे। उसके बाद इनका मानना था ना कि पूर्वज जो हैं उनकी पूजा अर्चना करेंगे तो वो हमें आशीर्वाद देंगे और हम अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाएंगे, ठीक है। ये इन लोगों का मानना था। और इसके बाद ये यह भी मानते थे कि ये अगर अपने पूर्वजों की यानी कि पहले वाले पीढ़ी के लोगों की अगर पूजा अर्चना करते हैं तो इनकी रक्षा वो लोग करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा देखिए सूर्य और तारे जैसे देवी देवताओं की पूजा करते थे। चीन का जो पंचांग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है या पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। चीन का जो पंचांग का निर्माण जो वहाँ हुआ था ना, वो सौर और चंद्र गणनाओं के आधार पर हुआ था, ठीक है। यानी सौर और चंद्र गणनाओं को मिलाकर इसके पंचांग को निर्मित किया गया था। यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो चीन की सभ्यता है वहाँ पे जो पंचांग निर्मित किए गए वो किसके आधार पर किए गए, तो आप ध्यान में रखिएगा सौर और चंद्र गणनाओं के आधार पर, ठीक है। उसके बाद देखिए चीन के लोग के द्वारा कागज़ का निर्माण किया गया, जो हमने पहले भी बताया। उसके रेशम मार्ग का निर्माण भी इन्हीं ने कराया था, यानी रेशम मार्ग जो डेवलप हुआ था तो उसको भी डेवलप करने वाला कोई और नहीं, यही चीन के सभ्यता के लोगों के द्वारा ही किया गया था। तो इतनी चीज़ें आप चीन की सभ्यता में पढ़ेंगे और इतनी चीज़ें अगर आपने देख लिया ना, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे ना उसको आप करके आइएगा। अब देख लीजिए इससे संबंधित कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, प्राचीन चीन की सभ्यता पर प्रकाश डालें। यानी जो आपको हम अभी पढ़ाएं पूरा चीज़ आपको लिखना होगा इस प्रश्न के अंदर, यानी कि चीन की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सब चीज़ें, खान पान जो भी है सब चीज़ आप जितना याद रहे उतना लिख दीजिएगा। नहीं याद रहे कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेस मत लेना है, समझ लीजिए बातों को, इतनी चीज़ें लिख देनी है, बात खत्म। उसके बाद अगर आपसे पूछे चीन की सभ्यता की राजनीतिक स्थिति का वर्णन करें, तो राजनीतिक स्थिति जो हमने पहले बताया आपको 4 राजवंश के बारे में जो पढ़ाए हमने, हवांग राजवंश, सांग राजवंश, ये सब के बारे में आप लिख दीजिएगा। हान राजवंश का, कीन राजवंश, ये सब को लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा चीन की सभ्यता की देन का वर्णन करें, तो देन जब बोलेगा ना, यानी कि उसकी क्या देन थे या उनसे हम लोगों को क्या मिला है, तो उसमें आप पूरी चीज़ें जो अभी बताए वही चीज़, यानी कि देखिए अगर आपसे देन पूछे या प्रकाश डाले, ये दोनों ही क्वेश्चन एक ही है और दोनों का उत्तर एक ही होगा, यानी कि आपको पूरा लिख देना है जितनी चीज़ें अभी बताए। और राजनीतिक स्थिति बोलेगा तो अलग से लिखना है। आपसे क्वेश्चन मुख्यतः जो इम्पोर्टेंट है हमारे हिसाब से वो आपसे यही बोलेगा, प्राचीन चीन की सभ्यता पर प्रकाश डालें और राजनीतिक स्थिति, यही दोनों क्वेश्चन बन रहा है। इस दोनों क्वेश्चन को करके जाइएगा, ध्यान रखिएगा, यही आपको उत्तर में लिख के आना है।
गलती मत करना है, आपको डायग्राम जो बनाना है वो छोड़ना नहीं है, डायग्राम भी बना के आइएगा ताकि चीज़ें आपको टीचर को भी स्पष्ट लगे और आपको भी अच्छा लगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें अगर लिख के आएंगे तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। इस वीडियो के अपलोड होने के तुरंत कुछ देर बाद हम इसके PDF को टेलीग्राम पर डाल देंगे, और जो नया वाला टेलीग्राम हमने बनाया है उसके लिंक को हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। वहाँ से जाइए और उस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहीं पे उसके PDF को डालेंगे, ठीक, और वहाँ से आप ले लीजिएगा। और फिर उसके बाद आप उसके नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, जो कि कुछ बच्चे करते भी हैं, ताकि आपको लाभ हो सके। आप अपने हाथ से लिखिएगा तो बच्चों आपको बहुत लाभ होगा, तो उस काम को भी आप साथ ही साथ करते चलिएगा, ठीक। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।